नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। मैं डॉक्टर हिमांशु। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और जिसमें देखेंगे कि जिसमें हम कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए अभी तक यूपीएससी ने 65 क्वेश्चंस पूछे हैं 2015 से 2024 के बीच में। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से उन्होंने पूछा है? ये जो टॉपिक है ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज से। ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज मतलब 1773 से आपसे जो 1947 तक के सारे एक्ट्स को 3-4 बार अगर 5 बार रिवाइज कर लिए तो इससे 2 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है और 100% वो सही हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो नेचर रहता है ईजी रहता है। तो ये देखिए मैंने ये कवर किया है जिसमें कि 50% जो है आज कवर कर लेंगे हम, जिसमें से कि 10 से 12 मिनट या तो 15 मिनट के वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें 100% कंप्लीट हो जाएगा और उसी में मैं PYQ भी ऐड कर दूंगा कि इससे रिलेटेड कितने PYQs आए हैं। ये जो थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बड़ा लगेगा क्योंकि मैंने इसमें पॉलिटी और मॉडर्न में जो दोनों दिए हुए हैं उन दोनों को ऐड कर दिया है साथ में, ताकि कुछ छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले एक्ट के साथ, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या बोलता है ना कि इसने रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किसका? कंपनी का। ये एक्ट ने बताया कि क्या आपका पॉलिटिकल फंक्शन होगा और कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा। और इसने लेट डाउन द फाउंडेशन फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर पे कोई एक रहेगा और वो बाकी लोगों को गवर्न करेगा। फीचर इसके क्या है कि गवर्नर ऑफ द बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये देखिए तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या? गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 4 मेंबर कमेटी इसको असिस्ट करेगी। और वॉरेन हेस्टिंग को क्या बना दिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बम्बे और मद्रास क्या बन गए? इसके सबऑर्डिनेट बन गए। और इसने क्या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट कब? 1774 में थ्रू द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये देखिए CJI + 3 मेंबर्स रहेंगे किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। अब फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता का, वहीं पे ये इस्टेब्लिश किया गया। जो सर्वेंट्स हैं दे कैन नॉट ट्रेड प्राइवेटली, मतलब उनको करप्शन वगैरह से कम करने के लिए वो प्राइवेटली अपना जो ट्रेड वगैरह कर नहीं सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी और रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री में। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे देख लीजिए। अब ये देखिए आपको मैं यहाँ पे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ब्रिटिश का और इंडिया से दोनों का आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। एक काम दिया है मैंने आपको, प्लीज़ करना। अब ये देखिए कि अमेंडिंग एक्ट 1781 में इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। सेटलमेंट किया गया है, मतलब इसी को एक्ट करके सेटलमेंट क्या क्या कर दिया कि भाई देखो जो सुप्रीम कोर्ट बना है उसका ज्यूरिसडिक्शन इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। बस आपको ये याद कर जाना है किसके ऊपर? गवर्नर जनरल, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी और रेवेन्यू मैटर्स में ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल नॉट अप्लाई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट है, इसने पहला काम किया, इसने सेपरेट कर दिया किसको? कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को। कमर्शियल फंक्शन सी मतलब सी से कमर्शियल और सी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो सी का सी मतलब कमर्शियल फंक्शन विल बी गवर्न बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो पॉलिटिकल फंक्शन है मतलब पॉलिटिक्स वगैरह का जो सारे फंक्शन है वो उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चला गया। इसी को क्या बोला गया? सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट किसको बोला गया? यही जब पॉलिटिकल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पिट्स इंडिया एक्ट ने इसको जब सेपरेट कर दिया था उसी को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सुपरवाइज करता है, डायरेक्ट करता है ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस। और कंपनी का जो टेरिटरी है इन इंडिया वेयर फर्स्ट टाइम क्या बोला गया उसको? ब्रिटिश पोजेशन। कब? ये याद रखना, फर्स्ट टाइम कब बोला था? पिट्स इंडिया एक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं तो चार्टर एक्ट 1793 का। 1793 का चार्टर एक्ट क्या बोलता है कि ओवरराइडिंग पावर ऑफ गवर्नर फॉर द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन द स्पेशल मैटर्स। मतलब कुछ स्पेशल केसेस में जो स्पेशल केस अगर सारे काउंसिल ने लिया तो उसको ओवरराइड कौन कर सकता है? गवर्नर। ये उसको एक प्रोविज़न है इसमें चार्टर एक्ट 1793 में। एक्सटेंडेड क्या किया? ट्रेड मोनोपोली कितने साल? 20 साल के लिए कंपनी का ट्रेड मोनोपोली, मतलब अकेले कंपनी के लोग ही आके सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। उसके बाद क्या? मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब जो पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो। दे आर पेड कहाँ से? उनके पेंशन वगैरह, जो पेंशन पेमेंट वगैरह कहाँ से किया जाएगा? इंडियन रेवेन्यू से। ये कब तक चला? 1919 तक चला ऐसे ही। कंपनी हैज़ टू पे कितना? 5 लाख
पाउंड्स एनुअली, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब ये देखिए 20 साल, अब कुछ चीज़ें मैं आपको लास्ट में फिर से रिवाइज करवाऊंगा। देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है कि सीनियर ऑफिशियल से दे कैन नॉट लीव इंडिया विदाउट द परमिशन, मतलब बिना परमिशन के आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने इंडिया को विदाउट परमिशन छोड़ा कोई भी सीनियर ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, तो उसका जॉब खत्म हो जाएगा, ऐसा इनका प्रोविजन था। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियल फंक्शन लेड टू द डिसअपियरिंग द माल अदालत। माल अदालत कभी भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। देखिए पीसीएस में ज़्यादा चांस है कि पूछेगा कि आफ्टर विच एक्ट जो माल अदालत जो है का जो रिलेवेंस ऑफ द माल अदालत हैज़ रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे ही माल अदालत का जो रिलेवेंस है वो चार्टर एक्ट 1793 के बाद ख़त्म हो गया था। तो ये आप इसमें देखिए 3-4 चीज़ें, पहले कि ये 20 साल के लिए बढ़ा दिया, ये याद रखना है। ये कहाँ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कहाँ से पेमेंट मिलेगा और कब तक मिलता रहा, ये याद रखना है। कंपनी कितना देगा, 5 लाख, ये दोनों ऐसे ही याद कर लेना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चार्टर एक्ट 1813 में आते हैं हम लोग। ट्रेड मोनोपोली जो है वो एबॉलिश कर दिया, पर चाय और चाइना रखा, कि मतलब चाय और चाइना दो, मतलब ये चाय और चाइना, टी और चाइना था, पर मैंने इसलिए जानबूझ के लिख दिया ताकि ये राइम हो रहे थे, इसलिए मैंने लिख दिया। ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश कर दिया, मतलब अब जो ब्रिटेन से कोई भी आके इंडिया में ट्रेड कर सकता है, इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है, इंडिया के साथ कमर्शियल फंक्शन कर सकता है। बट यहाँ पे अकेले जो पहले कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका मोनोपोली ख़त्म कर दिया, पर अभी तक चाय और चाइना के साथ उसका कंटिन्यू था। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज़ को कम इंडिया, उनको बोला कि आइए और इनलाइटन करिए इंडिया के लोगों को। और स्प्रेड क्या किया, बोला कि स्प्रेड करो वेस्टर्न एजुकेशन को, और इसी के प्रोविज़न के थ्रू बोला कि 1 लाख रुपीज़ पर ईयर टू बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन। ये याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो जितने भी हैं 1813 वाले सारे इंपॉर्टेंट है, कि उसने में पहले तो मोनोपोली एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन चाइना और चीन के साथ रखा, अलाउड कर दिया क्रिश्चियन मिशनरी को कि आइए और यहाँ पे इनलाइटन करिए इंडियन को, और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ पर ईयर टू बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है कि लोकल गवर्नमेंट टू, अब ये क्या बोलता है, लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन। उसके बाद दे कुड ऑल्सो पनिश नॉन इफ़ दे आर नॉट पेइंग द टैक्स। तो यहाँ पे ये बोल दिया कि ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर सकती है टैक्सेस, और कोई नहीं कर रहा है, टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो वो उसको पनिश भी कर सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो, अब ये क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंडिया जो ब्रिटिश के टेरिटरी इंडिया में है, लेकिन ये कब, ये फर्स्ट टाइम किया था, बस ये याद रखना। अब ये देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833, इसके बाद एक और है, इसके साथ ये खत्म हो जाएगा। चार्टर एक्ट 33 क्या किया है, उसने गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बन गया तो मतलब और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया ना। सबसे पहले तो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो तो पूरा इंडिया का बन गया, और सेंट्रलाइजेशन जो है और ज़्यादा हो गया, विथ ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स उसके हाथ में आ गया। फिर उसके बाद पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्टिविटीज़ आर कमर्शियल बॉडी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्टिविटीज़ आर कमर्शियल बॉडी एबॉलिश, मतलब जितने भी कमर्शियल बॉडी एज ए कमर्शियल बॉडी वो काम करती थी वो एबॉलिश कर दिया। और नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इज प्योरली अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, विल फंक्शन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब क्या इंट्रोड्यूस किया इसने, क्या कि ओपन कंपटीशन किसके लिए, फॉर सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले उन्होंने ओपन कंपटीशन का प्रोविज़न जो है 1833 में दे दिया था, पर इसको जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, मतलब जो कमर्शियल फंक्शन करते थे, उन लोगों ने अपोज किया तो उसको उस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं किया। देखिए एबॉलिश कर दिया क्या, स्लेवरी 1843 में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लेवरी कब किया था एबॉलिश। उसके बाद अ लीगल मेंबर, फोर्थ जो इंक्लूडेड इन द लॉ मेंबर, इसी को लॉ मेंबर ही बोलते हैं, एक लीगल मेंबर, फोर्थ मेंबर इंक्लूड किया गया कहाँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर। मतलब पहले देखिए, पहले 3 थे, फिर उसके बाद फोर्थ कौन आया, लीगल मेंबर, और वो कौन था, मैकले था। और उसके बाद देखिए द फर्स्ट टाइम द मेड, और यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम मेड पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम
शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या बोलता है, सेक्शन 87 ऑफ दिस एक्ट, 1833 का सेक्शन 87 है, वो सम प्रोविजंस फॉर इंडियंस के लिए भी दिया था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में समवेयर पार्ट ले सकते हैं। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूरोपियन इमिग्रेशन। अब यहाँ पे क्या बोला था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूरोपियन इमिग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया वेयर लिमिटेड, मतलब अब वो आ सकते हैं यहाँ पे इंडिया में और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इसी को क्या बोला गया कि होलसेल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इसको बोलते हैं। मतलब अब सबको, पहले तो कंपनी के लोग ही आके कर सकते थे, अब तो पूरा ब्रिटिश आके यहाँ पे, पूरा ब्रिटिश एम्पायर आके यहाँ पे रह सकता है और प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जा सकता है, आ सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये लास्ट है आज का, चार्टर एक्ट 1853। ये क्या किया इसने, चार्टर एक्ट 1853 में सेपरेट कर दिया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन कर दिया अलग अलग। 6 मेंबर्स, अब मैंने जैसा कि ऊपर पहले बताया था कि पहले 3 मेंबर थे, ये ऐड करके 4 मेंबर हो गए। अब देखिए 6 मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल टू, अब ये 6 मेंबर हो गए। अब ये 6 मेंबर हो गए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द काउंसिल इनको बोला जाता था, या तो इनको बोला जाता था गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दे आर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि काम करता था एक मिनी पार्लियामेंट के जैसे। अब आप देखिए 3 मेंबर से 4th मेंबर कौन ऐड हुआ, लॉ मेंबर मैकले। 4 के बाद अब 6 मेंबर हो गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ें मिलने का कि आपको ये देखिए 6 मेंबर्स हो गए। अब ये 6 मेंबर जो होते हैं, 6 मेंबर गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर, इनमें से जो 4 मेंबर फ्रॉम द इंडिया, कहाँ से, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पर एक आगरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे फंसा सकता है, तो आगरा याद रखना है। अब ये क्या बोलता है, ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले तो किसने किया था, इसका अपोज पहले किया था, इसको जो कमर्शियल फंक्शन करता है वो अपोज किया था उसने, पर यहाँ पे अब कर दिया। अब ये क्या बोलता है कि मार्कले कमेटी जो है 1854 में, वो किसके लिए बनी थी, यही इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, एक्सटेंडेड जो है द कंपनी का रूल बट डिडेंट स्पेसिफाई एनी जो पर्टिकुलर पीरियड। अब उसको जो रूल को जो एक्सटेंड तो कर दिया, पर कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं बताया कि आप इतने साल तक, मतलब पहले तो 20 साल तक बोल देता था ना, 20 साल, अब तो वही 1 साल के बाद भी एबॉलिश कर देता है। इंट्रोड्यूस द लोकल क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन ILC, मतलब कि जो अपना ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनमें से कि 4 मेंबर यहीं जो मैंने पहले बताया, मद्रास के और बॉम्बे के, बंगाल और आगरा से, और इसके बाद ये दोनों जो थे ये यूरोपियन थे। ये क्या किया, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द COD मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो स्ट्रेंथ था वो रिड्यूस करके 18 कर दिया। और उसके बाद लॉ मेंबर और फुल मेंबर, अब जो लॉ मेंबर थे जो बने हुए थे, पहले 3 से प्लस 1 होकर 4 लॉ मेंबर बने थे, वो अब परमानेंट मेंबर बन गए किसके, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ। इसी के साथ हमने ये ख़त्म कर दिया है। आगे के जितने भी एक्ट हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नए, जो 1858 के बाद स्टार्ट करेंगे 1858 से, और उसके अंदर में लास्ट में मैं PYQ भी कवर करूँगा। तो आपको ये कैसा लगा, एक छोटा सा वीडियो, आप इसके बारे में बताइएगा। और ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ भी मैं कवर करता रहूँगा, जिसमें हम लोग सारे वो टॉपिक्स जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। अपना कमेंट करके कृपया इसका आंसर बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।